हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, इनमें से प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य इनमें से कौन सा है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कामायनी प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा, साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा और उर्वशी की रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, 15 है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या। इनमें से पंत की छायावादी कृति कौन सी है? छायावादी कृति जो पंत की है उसका नाम बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, पल्लव पंत की छायावादी कृति है। इसके अतिरिक्त युगांत, ग्राम्या ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रगतिवाद में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो प्रगतिवाद से ही इनकी रचनाओं का प्रारंभ होता है और युगांत और ग्राम्य इनकी प्रगतिवाद की रचना है। और स्वर्ण किरण जो रचना है यह अंतश्चेतनावादी युग के अंतर्गत आती है, स्वर्ण किरण, जिसमें कि अरविंद दर्शन का प्रभाव मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना निराला की नहीं है? जो रचना इनमें से निराला की नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुंजन निराला की रचना नहीं है, यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। गीतिका, परिमल और अनामिका ये रचनाएं निराला जी की ही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से महादेवी की कृति है, महादेवी वर्मा की जो रचना है वह बतानी है, कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, आंसू जयशंकर प्रसाद की और तुलसीदास यह रचना निराला जी की है। तुलसीदास जो रचना है यह निराला जी की है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसको है? हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय किसे है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, निराला जी को। किस कवि की छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा है? छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा है। ऑप्शन सी, निराला जी की छंद योजना को। काव्य पंक्तियां हैं और उनके रचयिता के नाम मिलाने हैं, किसके साथ कौन सा नाम मैच करे, कौन सा किसकी पंक्ति है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए का चौथा है। जीर्ण हुआ है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, निराला जी की पंक्ति है। इष्ट है अमल अलम, अतः अनमोल साधन ही जीवन का मूल, पंत जी की पंक्ति है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ए का चौथा है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? पंत की रचना जो छायावाद का मैनिफेस्टो कहलाता है वह बतानी है, कौन सी रचना है पंत जी की। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पल्लव। पंत की रचना पल्लव है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह परिभाषा किसकी है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर नगेंद्र की यह परिभाषा है। छायावाद को इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापार अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? यह कथन बताना है किस समीक्षक के द्वारा यह कथन दिया गया है।
राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि छायावाद को दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद और दूसरा वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। इनमें से निराला की कविता कौन सी नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पर नहीं पूछा गया है, जो नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, नौका विहार। यह निराला जी की कविता नहीं है। इसके अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, जूही की कली और कुकुरमुत्ता, यह सभी निराला जी की ही रचनाएं हैं। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग मिलेगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, भगीरथ मिश्र का यह कथन है। कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? इनमें से कौन सा पात्र है जो कि कामायनी में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुरुखा नहीं है, इड़ा भी है, श्रद्धा भी है और मनु भी है। कामायनी में बुद्धि का प्रतीक कौन सा पात्र है? कामायनी में बुद्धि का प्रतीक किसे माना गया है? ऑप्शन बी, इड़ा को कामायनी में बुद्धि का प्रतीक माना है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की परिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है? कामायनी में कौन सा दर्शन प्रतिपादित हुआ है? यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। तो कामायनी में जो दर्शन की परिभाषिक शब्दावली है वह है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की वह रचना बतानी है जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, लोकायतन। इनमें से कौन सी कविता पंत की नहीं है? जो इसमें पंत की कविता नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, तोड़ती पत्थर। यह पंत की कविता नहीं है, यह है निराला जी की रचना। यह रचना है निराला जी की, तोड़ती पत्थर। पंत की प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन सी है? पंत की प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन सी है? जो कविता इनकी प्रगतिवाद से संबंधित है वह बतानी है कौन सी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो ताज कविता है यह इनकी प्रगतिवाद से संबंधित कविता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, उपरोक्त पंक्तियां बताना है कि किसकी हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंत जी की यह पंक्तियां हैं और इनकी रचना है परिवर्तन। परिवर्तन से यह ली गई हैं, इनकी रचना परिवर्तन से यह पंक्तियां ली गई हैं। छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है। छायावाद की वृहत्रयी में कौन कवि इनमें से कौन शामिल नहीं है, यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, महादेवी वर्मा छायावादी वृहत्रयी में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त छायावादी वृहत्रयी में पंत, प्रसाद और निराला जी को सम्मिलित किया गया है। पंत का जीवन काल है, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन काल बताना है, कब से कब तक इनका जीवन काल रहा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। 1900 से 1977 ईस्वी तक का समय पंत जी का जीवन काल रहा। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। सबसे पहले प्रसाद आते हैं, फिर निराला, पंत और फिर महादेवी वर्मा। इच्छा, ज्ञान, क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी आनंद। इनमें से छायावादी महाकाव्य है, कौन सा छायावाद का महाकाव्य है, बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है कामायनी है छायावाद का महाकाव्य। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है, छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है कामायनी को। और ये कामायनी ये जो है एक महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, बतानी है पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। राइट आंसर ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत जी की यह पंक्तियां हैं। पंत का नव मानवतावादी संग्रह है, इनमें से कौन सा है जो पंत का नव मानवतावादी संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन डी है लोकायतन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ तर्क दिए गए हैं और इनका सही कूट छांटना है कि इसमें सही क्या होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी काव्य में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर सूक्ष्म भावाभिव्यक्तियों पर अधिक बल दिया है, तो इसमें कौन सा सही है यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों इसमें सही हैं। छायावाद को अभी हमने पहले पढ़ा था कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है और इसमें वृत्तात्मकता के फलस्वरूप ही इसका द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता इसमें थी। अगला है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा प्रयोगशैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। छायावादी कवि केवल रहस्यवादी ही नहीं, वे प्रकृति के चितेरे, कल्पना प्रेमी, रोमांटिक, दार्शनिक कवि भी हैं। इनमें से सही बताना है कौन सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। तो सी के लिए देखिए कूट दोनों के एक ही दिए गए हैं, ए और इसका सी, यानी कि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो 31 वाले में केवल आर सही है आपका। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य की समय सीमा क्या है। छायावाद की समय सीमा कितनी है, कब से कब तक इसकी समय सीमा मानी गई है। इसके लिए छायावाद की समय सीमा बतानी है, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 1920 से 1936, क्योंकि इसमें माना तो जाता है 1918 से 1936 का समय, क्योंकि इसमें ऑप्शन 18 वाला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी को ही सही माना जाएगा, 1920 से 1936। अगला प्रश्न है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह किसका कथन है बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है शांतिप्रिय द्विवेदी का यह कथन है कि छायावाद जो है वह एक दार्शनिक अनुभूति है, ऑप्शन बी। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की यह परिभाषा दी है। कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की है। इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि स्वच्छंदतावाद की है। वैयक्तिकता एवं आत्मनिष्ठता, कल्पना का स्वच्छंद प्रवाह, भावातिरेक एवं भाव प्रवणता। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह सभी विशेषताएं स्वच्छंदतावाद की हैं। स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किया। स्वच्छंदतावाद वह युग है जो छायावाद के बाद प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो स्वच्छंदतावाद छायावाद के बाद प्रारंभ हुआ था। छायावाद की ही एक धारा के रूप में माना जाता है, मतलब उसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी आदि मुख्य कवि आते हैं। स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग किया किसने किया। प्रथम प्रयोग स्वच्छंदतावाद का, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें, स्लेगर ने, ऑप्शन बी। स्वच्छंदतावाद को अभिजात्यवाद का विरोधी किसने माना है।
स्वच्छंदतावाद को अभिजातीवाद का विरोधी किसने माना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्लेगर ने ही स्वच्छंदतावाद को अभिजातीवाद का विरोधी माना है। स्वच्छंदतावाद को दृढ़तर आयामों पर किसने स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, वर्ड्सवर्थ ने। छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है। ऑप्शन ए, स्वच्छंदतावाद में छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य को स्थान या महत्व मिला है। अगला कुछ पंक्तियां हैं और उनके लेखक बताए हैं कि किसने कौन सी पंक्ति लिखी है, आपको मिलान करना है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए का तीसरा, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, निराला की यह पंक्तियां हैं। अमल है अलम है इष्ट अतः अनमोल, यह पंक्ति पंत जी के द्वारा लिखी गई है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, प्रसाद जी की यह पंक्ति है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए कृतियां हैं और कृतिकार हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की है। झरना प्रसाद जी की और लोकायतन पंत जी की पंक्ति है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली कौतूहल से तुम आए, ये पंक्तियां किस रचना की है? यह पंक्तियां बतानी है कि किस रचना से यह पंक्तियां ली गई हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आंसू, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रसाद जी की रचना है और ये सभी रचनाएं प्रसाद की ही हैं। झरना, लहर, कामायनी, तो यह पंक्ति ली गई है आंसू से। अगला है, आधुनिक मीरा कहा जाता है किस कवित्री को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनमें से कौन सा कवि रहस्यवादी है? रहस्यवादी कवि के बारे में बताना है, कौन से रहस्यवादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन सी आंसर है, महादेवी वर्मा की। जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? जूही की कली कविता के रचयिता बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है। पंत काव्य में कल्पना का कौन सा रूप अधिक मिलता है? पंत के काव्य में कल्पना का कौन सा रूप अधिक मिलता है? ऑप्शन बी है, श्रद्धा। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं। जागो फिर एक बार, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी निराला की यह कविता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत के रचयिता कौन है? अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी गीत किस कवि का है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रसाद का यह गीत है। ये शाला की प्रतिध्वनि कविता प्रसाद के किस ग्रंथ, काव्य ग्रंथ में है? ये शोला की प्रतिध्वनि किस ग्रंथ में है? ऑप्शन डी लहर में है यह। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद की यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, लज्जा। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, लज्जा सर्ग से ली गई है यह पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।